जी, हमारा आता है इस क्रम में नेक्स्ट नाम आता है हमारा पीबी शैली का। पर्सी बिस्सी शैली, टॉप रोमांटिक पोएट। टॉप रोमांटिक पोएट इसे कहते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी दिल दुखी है, आपको शैली बहुत पसंद आए। मेरा फेवरेट है, शैली मेरा फेवरेट है, लेकिन मेरा दिल दुखी नहीं है। मूवमेंट आई थी, डिस्कस बाद में करूंगा इस पर। चार्टिस्ट मूवमेंट, पीपल चार्टर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पास किया था और इसके ऊपर एक पूरा आंदोलन चला था। 1830 में आ जाती है पीपल चार्टर आया था। पीपल चार्टर थोड़ी सी बताऊंगा बाद में, इसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शैली छूट जाएगा अदरवाइज। एक नाम आया है विलियम गॉडविन का, याद रखेंगे, मैंने अभी बताया आप लोगों को। विलियम गॉडविन ये वो थिंकर थे जिनके कॉन्टेक्ट में शैली आए थे और वहाँ ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इनसे, कुछ दिनों उनके घर ही रहने लगे। वहाँ पर एक इनकी बेटी थी मैरी शैली, मैरी गॉडविन नाम से। वहाँ उनका अफेयर चलता है और उससे शादी भी कर लेते हैं। और इस शादी ने इनकी पहली पत्नी, जिसका नाम नीचे आ रहा है, हैरियट वेस्ट ब्रूक, जिससे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, इसका दिल बहुत तोड़ दिया था और बाद में इन्होंने सुसाइड भी कर ली थी। विलियम गॉडविन ने बुक लिखी थी पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल जस्टिस किसने लिखी। शैली को एक लेगेसी मिल जाती है और शैली का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। पता नहीं कैसे कैसे लिखा गया है, आगे समझते जाएंगे। 6000 पर एनम की इनकम थी शैली को, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी खासी इनकम है। शैली की पहली पत्नी हैरियट वेस्ट ब्रूक सुसाइड कर लेती है ड्यू टू द अफेयर ऑफ मैरी एंड शैली। मैरी गॉडविन और शैली, पर्सी बिस्सी शैली के अफेयर की वजह से शैली की पहली पत्नी हैरियट वेस्ट ब्रूक सुसाइड कर लेती है, ये डूब जाती है। ये इत्तेफाक है कि ये भी डूब के मरी और बाद में शैली भी डूब के मरी। मैरी गॉडविन उस वक्त 16 ईयर की थी, शैली 21 ईयर के थे। और शैली की जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। जल्दी इसकी पहली शादी हुई, जल्दी इससे पहले दूसरा अफेयर हुआ, जल्दी ही ये देखिए 21 साल का था, ये दूसरी शादी करता है, 21 साल का था। उसके बाद जल्दी ये बेचारा मर भी जाता है। शैली की और कीट्स की दोनों की डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ दोनों की याद रखेंगे। 95-22, 95-21 और 92-22 ऐसे थे। 95-21, 95-21 और 92-22। ये जो 92-22 था ये थी शैली की, और 95-21 ये थी कीट्स की। कीट्स, शैली और हार्डी दोनों को ही पेसिमिस्ट माना जाता है। शैली और हार्डी दोनों ही पेसिमिस्ट, जबकि ब्राउनिंग, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये ऑप्टिमिस्ट, ये आशावादी थे। और शैली और हार्डी दोनों ही निराशावादी। 11th पोयम है, लाजवाब पोयम है शैली की, जिसको शैली ने लिखा था, शैलीज लास्ट पोयम। ये आखिरी पोयम थी शैली की। आप इसको गूगल करेंगे, PDF डालेंगे उसमें आज अपने ग्रुप में, मैं इसे पढ़ा दूंगा 8 बजे, आज रात 8 बजे मैं इसको पढ़ा दूंगा, सही है ना। ग्रुप में डाल देना इस पोयम को, छोटी सी कविता, 1-2 लाइनें आ जाती है एग्जाम में।
टीजीटी के पेपर में सबसे शुरू में पहला ही क्वेश्चन बन के आया था मेरे सामने ही, और मैं गलत करके आया था। ये भी है, इसकी 2 लाइनें, और उस वक्त ये इंटर में थी। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जो कहना नहीं चाहिए बस। गलती हो जाती है, चीज़ें इंटर में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पहली बार ही आई थी ये, तो एग्जाम में ऐसा लग रहा था कि कहीं पढ़ी तो है ये लाइन। 2 लाइनें इसकी आई थी एलिमेंट की, तो ऐसा लग रहा था एग्जाम में शुरू में ही पहला क्वेश्चन था इसका ये, ऐसा लग रहा था कि कहीं पढ़ी तो है, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ी, गलत हो रहा। एलिमेंट बहुत अच्छी 2 स्टैंजा की कविता, छोटी सी कविता है। इंटरनेट अगर बढ़िया होता तो मैं बहुत अच्छे तरह से इसको पढ़ाता हूँ। ज़ेस्ट्रोजी, ज़ेस्ट्रोजी का नाम सुनेंगे, एक गैडिक नॉवेल है। रोमांस वाज फर्स्ट कंप्लीट वर्क ऑफ शैली, which is the first complete work of Shelley? Zastrozzi. Zastrozzi was a villain. It was a gothic novella written under the authorship of PBS. इसको लिखा था PBS के नाम से, ना कि पर्सी बिस्सी शैली। इसको लिखा था PBS के नाम से। पहली फर्स्ट वर्क था, कंप्लीट वर्क था शैली का, ज़ेस्ट्रोजी। ये एक गॉथिक रोमांस है, गॉथिक नोवेला। नोवेला मतलब शॉर्ट नोवेल, शॉर्ट नोवेल, नोवेल का छोटा रूप। और इस पे अपना नाम नहीं लिखा था बल्कि PBS। क्वेश्चन ये बन जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज गलत, इज इनकरेक्ट अबाउट ज़ेस्ट्रोजी। और वो क्या है कि ज़ेस्ट्रोजी इज ए गॉथिक नोवेला, एक बात। दूसरा, इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट वर्क बाय शैली, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इन द नॉवेल ज़ेस्ट्रोजी इज ए हीरो, ये गलत हो गया, ठीक है ना। एंड इट इज ए गॉथिक नोवेला रिटन अंडर द ऑथरशिप ऑफ पर्सी बिस्सी शैली, ये भी गलत हुआ। ऑथरशिप थी इसकी PBS। शैली ने बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल वर्क लिखा, ये एडोनिस। इट इज ए पास्टोरल एलिजी, ये एक एलिजी है। एलिजी यू नो, ए लेमेंटिंग सॉन्ग, पास्टोरल, जिसका हीरो और हीरोइन, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब के सब गडरिये होते हैं। एक गडरिया दूसरे गडरिये की मौत पर या चले जाने पर या खो जाने पर या उसकी भेड़ मर जाने पर विलाप करता है। पास्टोरल एलिजी है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये टॉप क्वेश्चन बनता है। जॉन कीट जो उसके दोस्त थे, जो एक पॉइट हैं, उनकी मृत्यु पर लिखा था। एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1822, a few months before Shelley's own death, शैली की खुद की मौत से पहले। इट इज रिटन इन स्पेंस एंड स्टेंजा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Shelley's Adonis has been written in rhyme royal, स्पेंस एंड स्टेंजा, हीरोइक कपलेट और कुछ और। तो ध्यान करें, स्पेंसरियन स्टेंजा। And represent Shelley's appreciation of Keats in the concluding part of the Adonis. He represents pantheistic philosophy. Pantheistic philosophy, कौन सा वर्ग शैली का पैंथिस्टिक फिलॉसफी के लिए रिमार्केबल है? तो इट वॉज एडोनिस। इस वर्क के अंदर कीट्स को अप्रिसिएट करता है, तारीफ करता है, और एडोनिस के आखिरी हिस्से में शैली एक ऐसी फिलॉसफी की तरफ इशारा करता है जो पैंथीस्टिक है। पैंथीस्टिक के अंदर 2 चीज़ें हैं, पी एंड पैन। इस पैन का मतलब होता है ऑल, और थियोस, थियोस या थियो जहाँ भी जुड़ जाएगा वो होगा गॉड। पैंथीस्टिक फिलोसफी की एक ऐसी फिलोसफी, एक ऐसी विचारधारा कि सब कुछ भगवान है, हर चीज़ भगवान, हर चीज़ भगवान, हर चीज़ में भगवान नहीं है, हर चीज़ भगवान है। जैसे ये लैपटॉप देवता है, इनसे हम काम कर रहे हैं, ये पेन देवता है, ये बोतल देवी घड़ी है, मतलब हर चीज़ भगवान है।
पैंथिस्टिक फिलोसफी, हर चीज को भगवान। किसी के फोटो देखा, मतलब क्यों क्रिकेट में बहुत अच्छे 6 छक्के मार देंगे, ये क्रिकेट का भगवान, ये भगवान, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। पैंथीज्म पहले ज्यादा था, अब भी है, अभी भी है ये पैंथिस्टिक फिलोसफी। पॉइंटिंग आउट टू द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, और इसी वर्क के अंदर शैली बात करते हैं कि देयर इज नो डेथ फॉर सोल, सोल इज इमॉर्टल। सोल क्या है? अमर है, इमॉर्टल है। द सुप्रीम पावर ऑलमाइटी गॉड परमिएटिंग द यूनिवर्स, परमिएटिंग व्याप्त है ना। सुप्रीम पावर इसे गॉड कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान, वो परमीट करता है यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर, हर चीज के अंदर वो है। यहाँ ट्रांसेंडेंटलिज्म हो गया, कण कण में भगवान, ट्रांसेंडेंटलिज्म, हर कण भगवान, पैंथिज्म, है ना। थर्ड देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शैली का लाजवाब वर्क था ये। एडोनिस क्या है? एडोनिस किसकी मौत के ऊपर लिखा गया? कीट्स की मौत के ऊपर लिखा गया। एडोनिस किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया? स्पेंसर स्टैंडर्ड में लिखा गया। किस वर्क में इमॉर्टलिटी ऑफ सोल की बात की है शैली ने? तो ये एडोनिस के अंदर कौन सी वर्क पैंथीज्म दर्शाता है शैली का? एडोनिस। नेक्स्ट वर्क है हमारा क्वीन मैब 1813, और फिलोसफिकल वर्क, ये फिलोसफिकल वर्क है, पब्लिश 1813 इन 9 कैंटोस, 9 सर्गों में। फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क विद 16 नोट्स, पहला सबसे बड़ा वर्क है शैली का, 17 नोट्स है उसके अंदर। यहाँ से फुल स्टॉप है, इट कैपिटल बनेगा यहाँ पे, इट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एलिगोरिकल विजन, एन है ये, ए एन कर लीजिए इसका। एलिगोरिकल विजन ऑफ शैली, कौन सी पोयम, कौन सा वर्क एलिगोरिकल विजन ऑफ शैली कहलाता है? एलिगोरिकल का मतलब हो जाता है सिंबॉलिकल, प्रतीकात्मक, विजन दृश्य। रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, ये खास बात है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्ड्स क्या चीज होती है? अनराइम्ड वर्ड्स इन याम्बिक पेंटामीटर, हमारा होता है ब्लैंक वर्ड्स। Written under the influence of Godwin, Political Justice. Which work of Shelley was written under the influence of Political Justice by Godwin? It was Queen Mab. It is remarkable for Shelley's rebellious spirit. ये रिमार्केबल है, महत्वपूर्ण है शैली के विद्रोह वाली भावना के लिए। तो क्वीन मैब फिलोसफिकल पोएम है। फिलोसफी कौन सी दर्शाते हैं? जो फिलोसफी ये पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर गॉडविन देते हैं। 9 कैंटोस में एलिगोरिकल वर्क है, एलिगोरिकल विजन ऑफ शैली कहते हैं इसको। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। और शैली का लाजवाब वर्क एक और आता है, इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है ये भी। 2 लाजवाब वर्क पढ़े अभी, पहला था एडोनिस और दूसरा था एलास्टर। एलास्टर का ये टाइटल आ जाता है, शैली बहुत टेंस्ड पर्सन था, आइडियल ब्यूटी की तलाश में सारी दुनिया में घूमता है, कश्मीर की वादियों में भी आता है। अलास्टर का दूसरा नाम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की आत्मा। अलास्टर का दूसरा नाम क्या है? जितने भी सब टाइटल वाले वर्क हैं वो जरूर याद कर लेना, जितने भी सब टाइटल वाले वर्क हैं। इट इज द सेकेंड वर्क ऑफ शैलीज पब्लिश्ड। शैली, ये दूसरा वर्क था शैली का, पब्लिश इन 1816, जो पब्लिश हुआ था 1816 में, और इसको कहते हैं ए स्पिरिचुअल बायोग्राफी इन स्पिरिचुअल बायोग्राफी। विच वर्क इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ शैली? अलास्टर। स्पिरिट, इसका दूसरा नाम था स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, सही है ना, याद कर लेना। इन दिस पोएम द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है कौन है? वो शैडो ऑफ शैली, शैली की छाया है, साली की छाया नहीं,
गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा भी जीभ चिपका के बोल दिया। सिर्फ शैली, शैली की छाया, ठीक है, कभी रिश्तेदारी जोड़ो। बहुत सारे लोग शैली को औरत मानते, नाम ऐसा है ना इसका, शैली। बहुत दिनों के बाद पता लगता है कि अच्छा शैली तो ये आदमी है ना। कपिल, कपिल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाम है जो समझ में नहीं आता कि औरत है या आदमी है। इजरा नाम, इजरा पाउंड पे ऐसा नाम है, ऐसा लगता है इजरा, अजरा, सायरा, जैसे मुसलमानों के नाम। तो इसमें कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है? शैली की छाया है। ये ट्रैवल करता है, शैली की परछाई यात्रा करती है, ट्रैवल करती है थ्रू वाइल्डरनेस इन द क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी। किस चीज की तलाश में? आइडियल ब्यूटी की तलाश में। वाइल्डरनेस एकदम जंगली सी होकर के, जंगली होकर के मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल सी होती है आदमी की, एबनॉर्मल होकर के मतलब। क्वेस्ट का मतलब तलाश, आइडियल ब्यूटी की तलाश में शैली की आत्मा है, शैली की परछाई भटकती रहती है, घूमती रहती है इस वर्क के अंदर। रिमार्केबल फॉर शैलियन इमेजरी, ये वर्क रिमार्केबल है शैली की इमेजरी के लिए। शैलियन इमेजरी, शैली इमेजरी का मतलब शैली के दिमाग में अपने आप इमेजेस थी नेचर के बारे में, फुल ऑफ नेचुरल सीन्स। In this poem, the traveler travels through Athens, Babylon, Jerusalem. एथेंस जाते हैं, बेबीलोन जाते हैं, जेरूसलेम जाते हैं, till he comes to the valley of कश्मीर, जब तक वो आते हैं कहाँ तक? कश्मीर की वैली में। कौन सी वर्ग के अंदर कश्मीर की वैली का जिक्र है? तो ये क्या है? एलास्टर, वेयर ही सीज ए विजन, जहाँ पर उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, इमर्जेस फ्रॉम हिम, इमर्जेस बिफोर हिम, इमर्ज उत्पन्न होता है, प्रकट होता है उसके सामने, बिफोर हिम उसके सामने। एक बहुत ही खूबसूरत सा विजन जो उसके सामने प्रकट होता है। एंड सून डिसअपियर्स, और अचानक जल्द ही वो गायब भी हो जाता है। द सेंसिटिविटी, सेंसिटिव प्लांट ऑफ बाई शैली, ये कहाँ से आ गया? यहाँ फुल स्टॉप मारेंगे। डिसअपियर्स, फुल स्टॉप यहाँ तक है। ये नया वर्ग है और ये यहाँ पे कैसे आ गया ये नहीं पता। फुल स्टॉप यहाँ पे, इसे हटा लेंगे यहाँ से। मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसे हटा लेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और कर्सर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि ऑनलाइन चल रहा है। मैं सोचा कर्सर, जहाँ मैं कर्सर से बता रहा हूँ यहाँ लगाएंगे, यहाँ से इसे हटा दें। पांचवा बड़ा नाम शैली का आता है हमारा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का विद्रोह। ओरिजिनली टाइटल एज एल LOAN, LAON, सही करो इसे, LAON, LAON, लाओन एंड सिथना, लाओन एंड सिथना ये नाम था। ऐसे बन जाएगा कि कौन सा वर्क लाओन एंड सिथला, लाओन एंड सिथना है शैली का, तो यह है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ओरिजिनल टाइटल इसका ये था, लाओन एंड सिथना। दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, लव अफेयर है। स्पेंसरियन स्टेंजा में इसको लिखा है। ज़्यादातर वर्ग शैली के और कीट्स के स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखे गए।
तो तुक्के लगाने वाली बात है तो लगा देना। Composed about a time when the fall of Napoleon's reign brought misery to its wake of poorer class। ये उस जमाने का मामला है जिस जमाने में नेपोलियन के रेन ऑफ टेरर की वजह से इंग्लैंड के अंदर गरीब गुरबे पैदा होने लगे, पोअर क्लास। देन THEN है, ये स्पेलिंग से कर लेना, THEN, देन, तब शैलीज रिवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट हैड बीन स्टर्ड। तब शैली की जो रिवोल्यूशनरी फीलिंग थी, विद्रोह करने वाली जो बातें थी वो स्टर होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। उसके बाद एंड है यहाँ पे, स्टर्ड एंड शैली रोट, और शैली ने लिखा द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, लिखी उन्होंने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। It is a symbolic tale and shows Shelley's ideological enthusiasm for democratic idealism। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, टेल लंबी कहानी है, एंड शोज शैलीज आइडियोलॉजिकल एंथुजियाज्म, और ये वर्क शैली का आदर्शवाद से भरा हुआ एक उत्साह दर्शाती है, फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म, लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए। इट and his regard for well-beings of humanity, his छूट गई एक लाइन, and his social and ethical doctrines, सोशल मतलब सामाजिक और एथिकल नैतिक, डॉक्ट्राइन्स सिद्धांत, नैतिक सिद्धांतों के लिए भी रिमार्केबल है। पोएम इज रिमार्केबल फॉर शैलीज रिफॉर्मेटिव ज़ील, ज़ील मतलब जोश, उत्साह, रिफॉर्मेटिव ज़ील के लिए पोएम इम्पोर्टेंट है, एंड हिज रिगार्ड, और उसका सम्मान, फॉर द वेल बीइंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव जाति की, इंसानियत की खुशहाली के लिए, मानव जाति की खुशहाली के लिए उसका रिबेलियस नेचर जागा, और उन्होंने लिखा रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 बनेंगे सिर्फ। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का टाइटल क्या है, ओरिजिनल टाइटल, लाओन एंड सिद्धना। इसका स्टेंजा फॉर्म क्या है, स्पेंस एंड स्टेंजा। तीसरा, कौन सा वर्ग शैली का नेपोलियनिक रेन ऑफ टेरर के बारे में है, तो यही रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और अगर डेमोक्रेसी की बात, आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन्स की बात चलेगी तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। शैली का छठा बड़ा वर्क आता है हमारा सेंसी। सेंसी कंपोज इन रोम, रोम में लिखी गई थी। क्या है ये, हॉरर ट्रेजेडी, ये एक पोएम नहीं है। अब क्या हो रहा है कई सालों से, जो राइटर मेनली पोएट है और उसने थोड़ा बहुत ड्रामे भी लिखे, तो वो पोएट ही नहीं पूछता है, बल्कि उसका जो ड्रामा है, माइनर ड्रामा जो छिपा पड़ा है उसके बारे में पूछने लगे। सही है ना। जैसे चार्ल्स लैम्ब एक एसेइस्ट हैं, तो एसेइस्ट पूछना चाहिए, लेकिन लैम्ब के ड्रामे पूछ लेते हैं, लैम्ब की पोएम पूछ लेते हैं जहां वो माइनर है। जैसे वर्ड्सवर्थ, बड़ा कवि हमारे यहाँ कोर्स में भी है, पोएट है, लेकिन वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर पूछ सकते हैं, बॉर्डर ड्रामा पूछ सकते हैं वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ को टाइटल जो मिले वो पूछे जा सकते हैं, वर्ड्सवर्थ जो क्रिटिसिज्म है वो पूछा जा सकता है। जो बेसिक क्वेश्चन वो तो पूछे जाएंगे, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो सभी राइटर्स के बिल्कुल उलट जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जा रहे हैं आजकल, कई सालों से, 2-1 साल से। हार्डी है, हार्डी एज ए नॉवेलिस्ट हम देखते हैं, लेकिन हार्डी को एज ए पोएट पूछने लगे, वो है पूछी थी पिछली बार। और शैली हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पीजीटी को दिमाग में रखते हुए, सही ना। टीजीटी का भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि स्पेंस एंड स्टेंजा है, स्पेंस एंड स्टेंजा हमारे कोर्स में भी है।
तो स्पेंस एंड स्टेंजा चूंकि कोर्स में है तो शैली का ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी हमारे कोर्स में बन जाता है। क्या कि विच वर्क ऑफ शैली इज इन स्पेंस एंड स्टेंजा। तो इसे हम यूं नहीं कहते कि ये हमारे आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि स्टेंजा फॉर्म हमारे कोर्स में है। तो स्टेंजा फॉर्म में जो भी राइटर ने मेन जो राइटर है वो लिखा है वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पीजीटी का क्वेश्चन, सही है ना। इसको पढ़ाने का मकसद भी हमारा यही है। तो विशेष शैलीज हॉरर, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब हमारे कोर्स में है। और ये शैली एक मेन इम्पोर्टेंट रोमांटिक राइटर है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो सेंसी ट्रेजेडी है इन 1819, हैविंग एन एलिजाबेथन टच, मोर ए ग्रीक ट्रेजेडी देन ए रोमांटिक ड्रामा। ज़्यादातर इसके अंदर ग्रीक ट्रेजेडी वाले एलिमेंट देखने को मिलते हैं बामुकाबले रोमांटिक ड्रामे के। इसके अंदर एलिजाबेथन ट्रेजेडी का थोड़ा सा टच देखने को मिलता है। एलिजाबेथन ट्रेजेडी है तो ये ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रीक ट्रेजेडी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये ज़्यादातर मोर ए ग्रीक ट्रेजेडी है बामुकाबले रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी में क्या अंतर है? ग्रीक ट्रेजेडी जो तरीके बताए थे अरस्तु ने, प्लेटो ने, जो भी हमारे ग्रीक राइटर्स ने, पूरे 3 यूनिटीज वाले पूरा अक्षर से पालन करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या है, कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स उसने डाल दिए और जो आसान चीज़ें थी वो तो ले ली ग्रीक ड्रामे की, और जो मुश्किल चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत नहीं महसूस की उस ज़माने के हिसाब से शेक्सपियर ने वो अपने हिसाब से उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। ये बन गई रोमांटिक ट्रेजेडी। इट इज द रिजल्ट ऑफ शैलीज रीडिंग ऑफ शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन ड्रामाटिस। कौन सा वर्क शैली का शेक्सपियर और एलिजाबेथन ड्रामाटिस पर आधारित है? सेंसी। इट इज अबाउट ए सॉर्डिड फैमिली अफेयर। सॉर्डिड बहुत ही तुच्छ फैमिली के जो मामले हैं उनके बारे में दिए। सॉर्डिड का मतलब नीच, तुच्छ, छोटा। इट शोज शैलीज थर्स्ट फॉर फ्रीडम, प्यास। ये प्ले दर्शाता है शैली की प्यास, आज़ादी के लिए शैली की प्यास। दिस ट्रेजेडी इज क्लास्ड नेक्स्ट टू ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। समझ रहे हैं? हल्के मत लेना इसे। अब जो किंग लियर आ गया शेक्सपियर का, तो ये हमारे कोर्स में वैसे भी आ गई। कौन सा नाटक, कौन सा ट्रेजेडी, कौन सा वर्क शैली का नेक्स्ट टू लियर कहा जाता है? तो ये है सेंसी। और जो लाजवाब वाली श्रेणी थी वर्क की, उसमें एक और लाजवाब वर्क आप इसमें ऐड कर लीजिए, और वो है हमारा प्रोमीथियस अनबाउंड। एस्किलस ने लिखा था प्रोमीथियस बाउंड। प्रोमीथियस, वो प्रोमीथियस जो इस धरती पर आग लेके आया था, इस मैन काइंड के लिए आग लेके आया था। ये प्रोमीथियस अनबाउंड लिखा शैली ने, प्रोमीथियस बाउंड लिखा एस्किलस ने। फेमस लिरिकल ड्रामा, ये भी एक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है। ड्रामा लिरिकल वो होता है जो लिरिक में लिखा जाता है। लिरिक वो होता है जो कोई गीत म्यूजिक के साथ, जो लिरिकल लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ लिखा जाए, और सिंगल इमोशन पर लिखा जाता है। सब्जेक्टिविटी होती है और सिंपलिसिटी होती है लिरिक के अंदर। लिरिक ऐसा गीत होता है, ऐसी कविता होती है जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है, यानी पर्सनल एलिमेंट्स होते हैं। किसी एक इमोशन पर, अगर वो प्रेम पर लिखा जा रहा है तो सिर्फ प्रेम पर होना चाहिए, अगर वो नफरत पर लिखा जा रहा है तो वो नफरत पर लिखा जाना चाहिए। और स्पॉन्टेनिटी होती है, अपने आप निकल के आना चाहिए। और अगर वो चीज़ ड्रामे में हो तो फिर वो लिरिकल ड्रामा हो जाए, सही है ना। पोएटिक ड्रामा और लिरिकल ड्रामा में फ़र्क है, क्योंकि पोयम में और लिरिक में जो फ़र्क है वही पोएटिक ड्रामा और लिरिकल ड्रामा में फ़र्क है। लिरिकल ड्रामा भी और पोएटिक ड्रामा भी दोनों ही पोएट्री में लिखे गए ड्रामे होते हैं, सही है ना।
लेकिन लिरिक की खास बात यह है कि लिरिक आसान होता है, इमोशन सिंगल इमोशन पे लिखा जाता है, सब्जेक्टिविटी होती है, गीत के सेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाने वाली कविता होती है। लिरिक पोएट्री पोयम किसी भी टाइप की हो सकती है। पोएट्री यानी पोयम, अब पोयम में ये बंदिश नहीं है केवल सिंगल इमोशन पे लिखी जाएगी, केवल वो आसान होगी, केवल वो सब्जेक्टिव होगी, सही है ना। पोयम तो कोई भी हो सकती है, लेकिन लिरिक केवल सब्जेक्टिव होता है, लिरिक केवल सिंपल होता है, लिरिक लायर की मदद से गाया जाता है, समझ रहे हैं। तो पोइटिक ड्रामा आ जाए, लिरिकल ड्रामा आ जाए, वर्स ट्रेजेडी वर्स ड्रामा आ जाए, सब एक जैसे ही है, लेकिन लिरिक की अगर बात करेंगे तो सिंगल इमोशन, ठीक है ना। कंपोज्ड ऑन द प्ले Prometheus bound by Greek dramatist Aeschylus, ग्रीक ड्रामाटिस्ट एस्किलस के ने जो प्रोमीथियस बाउंड ड्रामा लिखा था उस पर आधारित था ये। प्रोमीथियस बाउंड इज कॉल्ड, अच्छा प्रोमीथियस बाउंड से कर लेना, यहाँ फुल स्टॉप है। प्रोमीथियस बाउंड इज कॉल्ड द चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी, चैंपियन का मतलब होता है सपोर्टर। प्रोमीथियस को माना जाता है, प्रोमीथियस नाम पूरा प्रोमीथियस था, बाउंड का मतलब बंधन, बंधा हुआ, अलग वर्ड है, एडजेक्टिव है। प्रोमीथियस को माना जाता है ह्यूमैनिटी का सपोर्टर, मानवता का सपोर्टर। ही लव्ड किससे लव करता था वो, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये कुछ यहाँ से स्लिप हो रहा है, कुछ बस नहीं है यहाँ, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है इसकी, कुछ छूटा है, देख के लिखवा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। बिलव्ड एशिया, आसिया नहीं है ये, एशिया है, एशिया महाद्वीप वाला। ये शैली ने लिखी एक और, शैली ने एक और ड्रामा लिखा, नाम था उसका हेलास। हेलास यूनान का नाम है रोमन भाषा में। इट इज ए शॉर्टर लिरिकल ड्रामा, ये एक छोटा सा लिरिकल ड्रामा है। इट वॉज द आउटकम यानी रिजल्ट ऑफ ग्रीक रिवोल्यूशन, ये ग्रीक क्रांति का परिणाम था। विच इन्फ्लुएंस शैली एंड बायरन मच, जो शैली जिसने शैली को और बायरन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। प्ले इज फुल ऑफ कोरस, प्ले कोरस से भरा हुआ है, कोरस बताया था जो समूह गायक होते हैं, है ना। कोरस का ग्रीक नाटक के अंदर कोरस का काम प्ले को इंट्रोड्यूस करना, प्ले की बैकग्राउंड करना, सीन्स के बारे में बताना कि अब क्या होगा, अब क्या हुआ था इसके बाद, और अब यहाँ देखिए। ये नाटक के अंदर एक रैप का काम करता है। एंड सॉन्ग सैचुरेटेड विद रिच लिरिसिज्म, सैचुरेटेड का मतलब होता है लबालब, लबरेज, लबरेज नाम सुना है, लबरेज वर्ड सुना है। भीगा हुआ, अगर मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए घी की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर पराठे बना रहे हैं तो कुछ कंजूस गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा घी लगाती हैं, अपना चपड़ चपड़ कर लो जी। लेकिन कुछ दिलेर गृहिणी ऐसी होती है जो खूब सैचुरेटेड कर देती हैं उसको, लबालब भरा दें, दबाएंगे तो ऐसा लगेगा हाई कोलेस्ट्रॉल है इसमें, है ना। सैचुरेटेड, बिल्कुल लबरेज, बिल्कुल पिया हुआ, सही है ना। तो ये कोरस है, सॉन्ग है, सैचुरेटेड विद रिच लिरिसिज्म, यानी लिरिकल क्वालिटी इसके अंदर, लिरिक्स से इसमें ये भरा हुआ, यानी लिरिक्स से लबरेज,
यानी खूब सारे लिरिक, इतने लिरिक इतने लिरिक इतने लिरिक है, बिल्कुल हाई कोलेस्ट्रॉल हो गए लिरिक का। दिस प्ले इज रेड लाइक ए ट्रम्पेट सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। विच प्ले इज रेड लाइक ए ट्रम्पेट सॉन्ग ऑफ विक्ट्री? ट्रम्पेट सॉन्ग ऑफ विक्ट्री क्या होता है? जीत पर, देखो जीत, हाँ, किसी चीज में हमारी जीत हो गई, विजय गान, और उसमें उसके बाद विजय गीत जगह। हेलास, हेलास मैंने बताया यूनानी भाषा को, रोमन भाषा में यूनान का नाम है हेलास, ग्रीस का नाम है। तो देखो याद भी आ जाएगा, हेलास यानी ग्रीक की बात चल रही है, इसी से बना हेलेनिक, हेलेनिज्म, हेलेनिक एलिमेंट, सही है ना? वही ग्रीक एलिमेंट्स जो कीट्स जुड़े हुए थे उससे। अब ये हेलेनिज्म चल रहा है तो ग्रीक रिवोल्यूशन से संबंधित है, पकड़ ही लेंगे। ग्रीक की बात चल रही है, ड्रामा है, तो कोरस और सॉन्ग भी था उसके अंदर। उसके बाद रिवोल्यूशन चल रही है तो ट्रम्पेट सॉन्ग ऑफ विक्ट्री भी कहा जा रहा है। ए वर्स लिरिकल ड्रामा, ए वर्स ड्रामा कह लो या इसको लिरिकल ड्रामा कह लो, रिटन 1821 एंड पब्लिश 22 एट दैट टाइम व्हेन शैली वाज लिविंग इन पीसा, वो पीसा जहाँ पीसा की झुकी मीनार है, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू के उद्देश्य से। विद ए व्यू टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फिर आईएनजी फॉर्म में आएगी, जीरेड आएगा, विद ए व्यू टू, लेकिन यहाँ पे नाउन है। विद ए व्यू टू मनी फॉर ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस डेडिकेटेड टू गड़बड़ हो रही है यहाँ पे कुछ। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा यहाँ से ये लाइन, डेडिकेटेड, इसका डेडिकेशन इसमें है नहीं लिखा हुआ, ये हमारे टाइपिस्ट के समझ में ना आया होगा, तो लाइन लिख दी। तो इसे भी सही कर लेना, बहुत जल्दी बुक आने वाली है मेरे पास बिजनेस इसको लिया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिलस प्ले पर्सी, PRSAE, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना एक बार। शैली एज ए पोइट की अगर हम बात करें कि क्या क्या खास बात है शैली के अंदर, तो पहली ही लाइन शैली के बारे में जो आती है, पहली बात शैली के बारे में एज ए पोइट अगर हम देखें तो रिवोल्यूशनरी बाय नेचर, शैली वाज ए रिवोल्यूशनरी बाय नेचर, क्रांतिकारी विचारधारा था, विचारधारा थी इसकी। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म आदर्शवाद, कैसा आदर्शवाद? क्रांतिकारी आदर्शवाद। क्रांतिकारी आदर्शवाद कैसा होता है? जो बात सही है, सही के लिए लड़ने लगना। एक बात तो यह है, सही बात है तो ऐसा नहीं यार, हमें एक बात समझाने की बात थी, समझाने का फर्ज था, हमने समझा था, बाद में तेरी मर्जी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी आइडियलिज्म क्या होगा? सही बात है, ये बात है, ऐसे माननी पड़ेगी, मानना कैसे ना माननी पड़ेगी। रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, है ना? और शैली के बारे में आती है प्रोफेटिक नोट। प्रोफेटिक का मतलब होता है प्रोफेसी करने वाला, और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो प्रोफेटिक नोट, और भविष्यवाणी करते हैं कौन? जो पैगंबर होते हैं। पैगंबर कौन होते हैं? भगवान के मैसेंजर, जिनका जिनका संबंध सीधा भगवान जी से रहता है, इंसानों को बताते हैं और वहां से वो मैसेज लेके आते हैं। प्रोफेटिक नोट, सही है ना? तो जैसे एक प्रोफेट का काम होता है लोगों को समझाना, सही रास्ते पे लाना,
बहुत बड़े ग्रुप को अपने कंट्रोल में रहना, समझाना, ऐसे ही वो बात शैली के अंदर भी थी, प्रोफेटिक नोट। और शैली की प्रोफेटिक नोट देखने को मिलती है ओवर टू द वेस्ट विंड में, ये पोएम हम पढ़ा चुके हैं। ओ मेक मी ए लायर, जब वो ये कहता है मुझे एक लायर बना दो, देखो ध्यान, पोएम, हाँ टेट्जरिमा, इसे याद कर लेना। और टू द वेस्ट विंड के अंदर प्रोफेटिक नोट शैली के नजर आते हैं। तीसरी बात ट्रांसेंडेंटलिज्म, कण कण में वो ईश्वर का वास देखते हैं शैली। मेलनकलिक बाय नेचर थे वो, एक दर्द देखने को मिलता है उनके वर्क्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात है उसकी पैसिमिज्म, सबसे बड़ी बात उनके बारे में आती है पैसिमिज्म, वो रहे हैं निराशावादी। कौन से वादी? निराशावादी। तो वो कहते हैं अलास आई हैव नोर होप, हाय दुख अफसोस, मेरे पास ना उम्मीद है, नोर हेल्थ, ना स्वास्थ्य है, nor peace within, nor calm around, nor that content surpassing well the sage in meditation found। ना पीस बाहर है, ना मन की शांति है, ना बाहर शांति है। बाहर जाता हूँ तो ये रहते वो है, इतना बुरा आदमी है, ये इसने अपनी पत्नी को मार दिया, दूसरी से शादी कर ली, बच्चों को छोड़ दिया, इतना घटिया आदमी है। मतलब हर आदमी उसको लानत देने वाला बाहर। ना मन शांत है, शायद किसी का एक सेंटेंस मेरा भी हो सकता है, आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। ये तब ऐसा होता है जब कोई हमें कह दे कोई बात, और उसने मजाक में कही थी। मैं भी बहुत सारी बातें कह देता हूँ लेकिन मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। वैसे बहुत सारी बातें मेरी जुबान से ऐसे निकल जाती हैं जो सच में अगर कोई मुझे कह देता तीर की तरह चुपती चली जाएंगी और पूरा दिन खराब हो जाएगा, ऐसे कह दिया मुझे और मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या कह दिया। मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली मतलब वैसे मत लिया करो, पढ़ाई की बात सीरियसली ले लिया करो कभी। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि सीरियसली ना छोड़ो, ऐसे चल जाएगा, है ना। तो कह रहा है, वो आगे कहता है कि नोर पीस विद इन नोर काम अराउंड, ना तो अंदर शांति है ना काम चारों तरफ है, ना बाहर शांति है। नोर दैट कंटेंट सरपासिंग वेल, ना वो संतुष्टि है, जो सुकून जो संतुष्टि सारे हर तरह की दौलत पर भारी पड़ती है। एक साधु संत को, जो सच में साधु संत है, उसे कोई मतलब नहीं किसी के सोने चांदी से, क्योंकि वो संतुष्ट है। ना मेरे पास वो संतुष्टि है। नोट दैट कंटेंट सरपासिंग वेल द सेज इन मेडिटेशन फाउंड, वो शांति वो संतुष्टि जो सेज साधु संत बहुत मेडिटेशन करके उन्हें मिलती है वो सिद्धि, तो उनको तो जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी संसार की चीजों की, मेरे पास वो भी नहीं। लास्ट में बड़ी खतरनाक बातें कहते हैं, किसी को याद है अगली 4 लाइनें क्या है? हैं? नहीं, याद की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझसे मेहनत करवा रहे हो, मुझसे क्यों मेहनत करवा रहे हैं? मॉडर्न क्रिटिक्स हैं ये, एफ.आर. लेविस मॉडर्न क्रिटिक हुए हैं। एफ.आर. लेविस, पहले आ जाओ। मॉडर्न क्रिटिक्स हुए हैं एफ.आर. लेविस और डी.एच. हार्डिंग। आर ऑफ द ओपिनियन दैट, वो कहते हैं हिज पोइट्री इज नथिंग, उनकी पोइट्री कुछ भी नहीं है सिवाय, नथिंग बट, कुछ भी नहीं है सिवाय इमोशनल आउटपोरिंग डिवोर्ड ऑफ थॉट। इमोशनल आउटपोरिंग, भावनाओं का उड़ेलना। आउटपोरिंग, पोर का मतलब उड़ेलना, आउटपोर बाहर निकाल के उड़ेलना, निकल जाना, सही ना। आउटपोरिंग का मतलब हो जाता है जैसे हमारा ये टैंक ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो पानी आउटपोर हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं हिज पोएट्री इज नथिंग बट इमोशनल आउटपोरिंग डिवोर्ड ऑफ थॉट। डिवोर्ड
वंचित है थॉट से, विचार नहीं है, ख्याल नहीं है। शैली की शैली की पोइट्री के अंदर कोई विचार विचार नहीं है, बस क्या है, इमोशंस बाहर निकल रही है, जो दर्द है उसका वो बाहर निकल रहा है, बाकी पोइट्री कुछ नहीं है उसकी। लाजवाब बात है, लाजवाब जो मैं पढ़ाने जा रहा था, याद कर लेना। मैथ्यू आर्नोल्ड रिमार्ड ऑफ शैली, शैली के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, ही वाज ए ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल, वो एक खूबसूरत, इनइफेक्चुअल, प्रभावहीन एंजल है। एंजल फरिश्ता है, एक खूबसूरत फरिश्ता। कुछ फरिश्ते होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फरिश्ते अनइम्पोर्टेंट है, बस खाली वो अपने ही भगवान जी की आराधना में लगे पड़े, सही ना। ये खूबसूरत और वर्शिप में लगा रहने वाला जो एंजल होता है, एकदम इनइफेक्चुअल एंजल है शैली। बीटिंग हिज लुमिनस विंग्स, पीट रहा है, छटपटा रहा है अपने खूबसूरत चमकदार पंखों को। इन वायर्ड, खाली जगह, इन वेन, व्यर्थ, बेकार। शैली एक खूबसूरत फरिश्ता है जो अपने पंख, खूबसूरत फरिश्ता है जो किसी काम का नहीं है, अपने खूबसूरत पंखों को, लुमिनस विंग्स, लुमिनस चमकदार, खूब चमकदार पंखों को फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। इन वायर्ड, इन वेन, खाली जगह में, और वेन बिल्कुल व्यर्थ में, ठीक है ना। ये लाइन बहुत आती है, पूछ लेता है कि क्यों और किसने कही, कहाँ गई। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, शैलीज पोएट्री लैक्स ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड के अनुसार, अर्नोल्ड क्या थे, जितने भी क्रिटिक हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपना ही वो बजाई बाजा है अपना, सही है ना। उन्होंने कहा पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड ने कहा कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोएट्री जिंदगी का लेखा जोखा है, जिंदगी का क्रिटिसिज्म है, जिंदगी की जद्दोजहद है कविता। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ये पोएट्री है। पोएट्री लिखी जानी चाहिए कि हमारे बारे में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अर्नोल्ड कह रहे हैं शैली के अंदर एक कमी थी, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की कमी। जो जैसा आदमी होता है वो उसी चश्मे से देखता है अपने, ठीक है ना। इनका एक अपना चश्मा था अर्नोल्ड का, इन्होंने टच स्टोन मेथड दिया था, है ना। टच स्टोन मेथड किसने दिया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। तो अर्नोल्ड कहते हैं शैली लेक्स ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, शैली की पोएट्री जिंदगी के बारे में नहीं है, हमारे वास्तविक जीवन के बारे में नहीं। इन रिगार्ड टू शैली लिरिसिज्म, शैली के लिरिसिज्म के मामले के संबंध में, शैली की लिरिकल क्वालिटी के संबंध में एसी स्विनबर्न कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देते हैं कि शैली वाज अलोन ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड, whose head of kid Sally, a perfect singing god. Shelley was alone. Shelley was alone a perfect singing god. His thoughts, words and deed, उसके विचार, उसके शब्द, उसके कर्म, all sang together, सब एक साथ गाते हैं। शैली एक मात्र परफेक्ट सिंगिंग गॉड है, समझ रहे हैं। हेलो जी, पर्टिकुलरली बताता हूँ मैं। थ्री एट एट सेवन, 3887 कहाँ हो जी।
यार ये लिख रहा है हैशटैग करके, हैशटैग क्रिएटेड। अच्छा सुनो, दूसरा एक और है 4419। ये पहले वाला देख लिया था मैंने। इसे कमी क्या है इसमें? रिक्वेस्ट अभी डलेगी। हाँ आज ही निपटा दो इस काम को। मैं आज भी चलो, ब्रेक हो गया, मामला सारा खराब हो गया, बहुत नुकसान हो रहा है। चली नहीं रही ऑनलाइन क्लास? नहीं, जीबी क्यों खत्म होगी? नहीं तो वो खत्म कैसे हो गया? अनलिमिटेड था ये हमारा। ये तो तुमने ये बताया था अनलिमिटेड है ये पूरा। तो ये तुम पहले बताते ना, 3,300 भी आती है। हम्म? 9 दिन तक क्या होगा ये बताओ? किससे बात करें? तुम ही करो ना उससे बात, तुम्हें करनी। है? हाँ, उससे बात करें। चलो ठीक है, निपटाओ इस काम को जल्दी से, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, पता नहीं पॉज हुआ था कि चल रहा था। शैली वहां से रिबेल, शैली एक विद्रोही थे। विद्रोही का मतलब ऐसा नहीं किसी को भी मार छेद कर दिया तुरंत ही, ऐसा नहीं है। रिबेल बाय नेचर। उन्होंने लिखा प्रोमीथियस अनबाउंड, प्रोमीथियस अनबाउंड, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, क्वीन मैब, शो शैलीज रिबेलियन स्पिरिट। ये वर्क हमारे रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नाम से लग रहा है, प्रोमीथियस अनबाउंड और क्वीन मैप रिबेलियन स्पिरिट दर्शाते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ क्वीन मैप शो शैलीज मूड। क्वीन मैप की नीचे लिखी लाइन है, ये शैली का मूड दर्शाती है। वार इज ए स्टेट्समैन गेम। युद्ध एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति का खेल होता है। युद्ध राजनेताओं का खेल होता है, उनकी नजर में खेल है। प्रीस्ट डिलाइट, जितने भी प्रीस्ट पुजारी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, साधु संत नहीं पुजारी, मंदिर के मस्जिदों के पुजारी, उनके लिए डिलाइट आनंद होता है। क्यों? कोई मरेगा तो उसके लिए भी, उसके भी श्राद्ध पड़े जाएंगे, लाओ भाई 11 रुपए यहाँ रख दो। और तुमने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर भी जो मजे आए हैं, ये ऐसे लोगों के आए हैं। खूब सेब मिले खाने के लिए, मिठाई विठाई सब मिली खाने को, उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई कहाँ से कौन ला रहा कौन आ रहा, कोई टेंशन नहीं। युद्ध स्टेट्समैन का गेम होता है, राजनेताओं का के लिए खेल है। प्रीस्ट के लिए डिलाइट आनंद है कि मजा आ गया, जो भी मरेगा इधर से मरेगा तो भी हमारे पास आएगा, उधर से मरेगा तो भी हमारे पास आएगा। उसके बाद उसका 10वां होगा, 20वां होगा, 40वां होगा, बिल्कुल फिट हो गया। सुबह को वहाँ दावत है, शाम को वहाँ दावत है, सही ना? मोहल्ले में बहुत सारे लोग मरे पड़े, अब सभी के श्राद्ध ले रहे, तो सही है ना? प्रीस्ट के लिए डिलाइट, लॉयर्स जेस्ट, और वकीलों के लिए मजा आनंद। वकीलों के लिए क्या मजा आनंद होगा? लड़ाई समझे, लड़ाई अगर होगी तो मजा ही है हमारा। लॉयर्स जेस्ट, हायर्ड असेसिन्स ट्रेड, और किराए पर लिए हुए जो कातिल होते हैं, असेसिन्स, जो हत्या करते हैं, हत्यारे।
मारने वाले, किराए पे मारने वाले, लो 1 लाख रुपए दो उसको मार दो वाले, सुपारी किलर, उनके लिए ये उनका एक ट्रेड है, उनका व्यापार है, तो उनको तो काम मारना है। एंड टू दोज रॉयल एंड टू दोज रॉयल मर्डरर्स whose mean throne are brought by crimes of treachery and gore, और उन लोगों के लिए जो रॉयल मर्डरर्स हैं, शाही हत्यारे, whose mean thrones, जिनके तुच्छ थ्रोन सिंहासन, आर ब्रोड लाए जाते हैं, बाय क्राइम्स ऑफ ट्रेचरी एंड गॉर, झूठ से, धोखे से, धोखा दिया और अपनों को ही मार करके गद्दी पे बैठ गए और लड़ाई चल रही है। लड़ कौन रहा है? आम आदमी। राजा बैठे हैं, बारह सबसे पीछे हैं और बैठे हैं वो भी उस पर, हाथी पर। गोली तो चलती नहीं थी उस टाइम, जो दूर से टोले आदमी कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ज्यादा वही दिखाई दे रहा है टोच को, ऐसा मामला था। तो वो भालों की, तीरों की हद से दूर रहते थे, जिससे कि सारी दुनिया जब मर जाए तब न मरे। फिर भी वो क्या करते थे कि चलो अब वो ज्यादा हो गया, फिर लड़ेंगे, तैयारी से आएंगे। क्वीन मैप की है, द ब्रेड दे ईट, देखो द ब्रेड दे ईट, जो रोटी वो खाते हैं, द स्टाफ ऑन विच दे लीन, जिस स्टाफ पर वे निर्भर रहते हैं, स्टाफ रूलिंग रोड, राजाओं के लिए आया, जो रोटी वो खाते हैं, जो स्टाफ विच दे लीन ऑन, जिस स्टाफ पर, जिस रूलिंग रोड पर वो लीन करते हैं, निर्भर रहते हैं। अगेन इन द सेम पोयम, दोबारा इसी पोयम में वो कहते हैं, पावर लाइक ए डिसोलेटिंग पेस्टिलेंस पॉल्यूट्स व्हाटएवर इट टचेस। कौन सी लाइन है? ताकत डिसोलेटिंग पेस्टिलेंस के जैसे, क्वीन मैप की लाइन है। पेस्टिलेंस का मतलब होता है एपिडेमिक, महामारी, छुआछूत से जो फैलती है। डिसोलेट, बिल्कुल खत्म कर देने वाली, हताश, निराश, पूरी उम्मीदें खत्म कर देने वाली। एक ऐसी महामारी होती है ताकत, जो पोल्यूट, गंदा कर देती है, दूषित कर देती है, व्हाटएवर इट टचेस, जो कुछ भी ये छूती है, मतलब जो कुछ भी इसके संपर्क में आता है वो सब कुछ दूषित हो जाता है। ताकत वो चीज होती है। ओबीडियंस एंड ओबीडियंस, और जो ओबीडियंस होती है, ओबीडियंस का मतलब कहना मानना, जी हुजूरी, ये बैन होता है, बैन, बी एन बैन, अभिशाप, खून का एंटोनिम बैन, बी एन बैन। ओबीडियंस बैन होती है ऑफ ऑल जीनियस, सभी जीनियस का, वर्चू, फ्रीडम, ट्रुथ, ये सब मेक स्लेव ऑफ मैन,